हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। स्वागत है आपका अपने छोटे से चैनल पे। आज हम मैथमेटिक्स में वेक्टर अलजेब्रा क्लास 12th का जो हमारा सेकंड पार्ट है एनसीईआरटी का, मैथमेटिक्स का 12th का सेकंड पार्ट का चैप्टर हम 10 डिस्कस कर रहे हैं, वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँ। वेक्टर आपके फिजिक्स में भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, केमिस्ट्री मैथ्स के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, और अगर आप जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ के लिए इम्पोर्टेंट है। इवन आप नीट की तैयारी कर रहे हैं वहाँ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा इस वेक्टर अलजेब्रा से पहले मेरी वेक्टर अलजेब्रा की जो बेसिक वीडियो है उनको देख लेता है तो उसको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, मैथ्स से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, तो बच्चों होता क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्या है वेक्टर का हमारा। अगर कहीं पर वेक्टर आएगा, बेसिक कंसेप्ट ये है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, बहुत डिटेल में ना बता के मैं आपको उतना ही बताऊँगा जिससे आज हमारा काम चलेगा। बेसिक्स ये है कि जैसे कोई एक वेक्टर है, ये हमारा ए टू बी, ये एक पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, तो हम वेक्टर को ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है वो दो टाइप की होती हैं, जनरली तीन होती हैं, वैसे हम दो ही पढ़ेंगे क्योंकि तीसरी आपकी हायर हायर लेवल पे है। तो जनरली जो दो टाइप की हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, जो फिजिकल क्वांटिटी है, एक है वेक्टर और दूसरा है स्केलर। तो स्केलर वो होते हैं जिनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, जैसे मास है, टेम्परेचर है। ठीक है, और वेक्टर वो होते हैं जिनके पास एक फिक्स, एक यूनिक डायरेक्शन होती है, और वो क्या कहते हैं, हमारा उनके पास मैग्नीट्यूड होगा, तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। कई कई बार ऐसा होता है कि आपको डायरेक्शन दी है लेकिन वो वेक्टर नहीं होती, जैसे इलेक्ट्रिक करंट का केस है, तो आप ये बोल सकते हैं कि ऐसी क्वांटिटी जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, जो वेक्टर एडिशन का एक लॉ है वेक्टरों को ऐड करने का, उसको फॉलो करेंगे, वो पक्का हमारे वेक्टर होंगे। ठीक है, तो वेक्टर के लिए जो अनिवार्य कंडीशन है, जो उसके लिए कंपलसरी बात है, वो ये है, वो मस्ट बी फॉलो, जो वेक्टर क्वांटिटी है मस्ट बी फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, नॉर्मल ऑर्डिनरी अलजेब्रा से हम नहीं जोड़ सकते। तो ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, और वो ट्रायंगल लॉ को फॉलो करते हैं एडिशन में, वो जरूर वेक्टर क्वांटिटी होंगी। बहुत सारी क्वांटिटी है, सारी डायरेक्शन वाली क्वांटिटी वेक्टर नहीं है, वही क्वांटिटी होगी जिनकी एक यूनिक डायरेक्शन होगी, जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, समझ रहे होंगे आप। तो जैसे इनिशियल पॉइंट है बच्चों, मान लो x1 y1 है और ये x2 y2 है। ठीक है, तो जहाँ से वेक्टर शुरू हो रहा है, जहाँ से जड़ें हैं इसकी, उसको बोलते हैं इनिशियल। ठीक है, और इसको बोलते हैं फाइनल पॉइंट, बोल सकते हैं इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको ये टर्मिनेटिंग पॉइंट भी लिखा जा सकता है। ठीक है, जो ये हमारी इसकी लेंथ है ये डिसाइड करता है मैग्नीट्यूड को। ठीक है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी इसके मैग्नीट्यूड को, और एरो जो है ना, वो एरो हमारा डायरेक्शन को दिखाता है। अब अगर मान लो जैसे कोई आपके पास दो पॉइंट हैं और आपसे वेक्टर लिखने को आ गया, मान लो ओ ए का वेक्टर लिखने को आ गया, तो आपको क्या करना है, ए में से ओ माइनस कर देना है। ठीक है, तो x2 माइनस x1 और आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। मतलब होता क्या है बच्चों, देखो अब अगर हम इसको माइनस करें, अगर ये z भी है तब मैंने इसको z लिख दिया, मान लो z2 भी है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आई जे के क्यों लिखा, आई जे के इसलिए लिखा, जो हमारे वेक्टर क्वांटिटी है ना, एक्स एक्सिस में इतना है, ये हमको कैसे पता लगेगा, तो इसके लिए हमने एक वेक्टर डिफाइन किया, इसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो जैसे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को बताने के लिए यूनिट वेक्टर आई कैप, जे कैप और के कैप हमने डिफाइन किया। मैंने बहुत डिटेल में आपको वहाँ बता रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक, तो जैसे कोई भी वेक्टर है, एक्स एक्सिस में मान लो 2 यूनिट है तो उसको हम 2 आई कैप लिखते हैं, जैसे वाई एक्सिस में 3 है तो उसको 3 जे कैप लिखते हैं, जेड एक्सिस में 4 है तो उसको 4 के कैप लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारी यूनिट वेक्टर है आई जे के। अगर दो पॉइंट दिए हैं उससे कैसे निकालते हैं, इस तरह से निकालते हैं। अब मान लीजिए कोई एक वेक्टर है ए इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, मैं 3D की बात कर रहा हूँ, और जेड के। ठीक है, आपसे मैग्नीट्यूड पूछा, तो मैग्नीट्यूड बहुत आसान है बच्चों। मैग्नीट्यूड कैसे करना है, एक्स एक्सिस का कोफिशिएंट का स्क्वायर
वाई एक्सिस के कोफिशिएंट का स्क्वायर और जेड एक्सिस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड है, जिसको हम बोल रहे हैं कि हर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होगा, वो यही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं इसमें। तो इसमें आप देखेंगे यही चीज़ें इंट्रोडक्शन में यही दी हैं, बेसिक कंसेप्ट में, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, ठीक है, मॉड और ये सब कुछ। ठीक है, इसमें एक बातें लिखी है, द लेंथ इज नेवर नेगेटिव एंड द नोटेशन डज नॉट इक्वल टू जीरो हैज़ नो मीनिंग। अब देखो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, तो इसका अगर आप मॉड निकालेंगे जो वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। ठीक है, अगर नेगेटिव आ रही तो उसकी कोई मीनिंग नहीं है। आगे चलते हैं। पहला लिखा है पोजीशन वेक्टर, मैं अगेन कहूँगा, मैंने आप उसको जरूर देखें। पोजीशन वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन और ये वेक्टर के टाइप मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। देखो पहला वेक्टर है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ये टाइप ऑफ वेक्टर है। जैसे हम वेक्टर को डिफाइन करेंगे बच्चों, जैसे कोई ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, आपका ये कोई पॉइंट ओ है। ठीक है, आप ऑरिजिन से इसकी कोई लोकेशन आपकी है, मान लो एक्स वाई ऐसे करके है, ये ऑरिजिन है, ये पॉइंट पी है। तो देखो यहाँ पर जो ये वेक्टर है, ये पॉइंट है, ये जो लोकेशन है, इसको हम स्पेसिफाई कर रहे हैं इस वेक्टर से, तो इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर की खास बात क्या है कि जो इनिशियल पॉइंट होगा पोजीशन वेक्टर में वो हमेशा फिक्स होगा और दैट इज़ ऑरिजिन। ठीक है, ऑरिजिन मतलब 0 0, क्लियर। और जो फाइनल पॉइंट होगा वो हमारी लोकेशन ऑफ पार्टिकल को बताएगा, या जो भी आपका सिस्टम है उसकी लोकेशन को बताएगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं आपसे ओपी, इस ओपी की वैल्यू लिखनी है वो कहूँगा, तो ओपी क्या हो जाएगा, पी माइनस ओ। ठीक है, तो पी का कोऑर्डिनेट एक्स और पी का कोऑर्डिनेट एक्स और वाई। तो आप देखेंगे एक्स का मतलब है ये एक्स एक्सिस में यहाँ एक्स यूनिट चला है और वाई एक्सिस में वाई चला है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स आई कैप और वाई में जे कैप। तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स माइनस जीरो तो एक्स ही रहेगा, वाई माइनस जीरो तो वाई रहेगा। तो ये ओपी हो गया, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर। अगर वहीं 3 कोऑर्डिनेट होते तो 3 कोऑर्डिनेट में हमारा जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारा जेड के भी आ जाता। ठीक है, आई जे के क्या है, यूनिट वेक्टर है, अभी हम जा रहे हैं यूनिट वेक्टर में। अच्छा जी, जो पोजीशन वेक्टर है बच्चों ये हमेशा रिक्वायर करेगा एक रेफरेंस पॉइंट कि किसके रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो। ठीक है, रिक्वायर रेफरेंस पॉइंट। और वहीं अगर मान लो एक पॉइंट और होता, जैसे कि मान लो एक क्यू है और यहाँ से आप एक और वेक्टर डालते, तो जैसे R1 है, ये दूसरा वेक्टर R2 हो गया। अब आप देखिए, एक मिनट में दूसरा पेन ला रहा हूँ। अब आप देखिए कि इस P और Q के बीच में जो पॉइंट है हमारा, इस P से किस Q के बीच में, ठीक है, तो P से Q के बीच में जितने भी हमारे पॉइंट आ रहे हैं P से Q में, और इसके भी कोई कोऑर्डिनेट ले लो, x2 y2 कर लो। तो अब अगर हम कोई दो फाइनाइट पॉइंट के बीच में वेक्टर लिखेंगे उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, वैसे है नहीं तुम्हारे यहाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, पी क्यू। पी क्यू मतलब दो फाइनाइट पॉइंट होंगे, इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि इनिशियल पॉइंट हमारा फिक्स हो। ठीक है, इनिशियल पॉइंट फिक्स हो ये ज़रूरी नहीं है, कहीं भी स्पेस में दो पॉइंट होंगे, उनके बीच की जो डिफरेंस होगी वही हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की एक बहुत खास बात है बच्चों, नो नीड टू रिक्वायर या नॉट रिक्वायर रेफरेंस पॉइंट, इसको रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक, ये मैंने वहाँ आपको ऑलरेडी बता चुका है। बेसिस ऑफ वेक्टर आप देखेंगे तो यही चीज़ है। अब देखो एक इसमें होती है डायरेक्शन कोसाइन, ये आप इस डायग्राम को देख रहे हैं। अब जब हमारे स्पेस में कोई ये है वेक्टर है, तो हमने एक्सिस बनाए एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो आप देखिए अगर हमारा एक्स एक्सिस से जो ये वाला एंगल है पूरा, देखो ये हमारा कोई लोकेशन है किसी पार्टिकल की, ये पी है, तो एक्स एक्सिस से यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हमारा एंगल अल्फ़ा है और इससे हमारा वाई एक्सिस से जो है वो बीटा है और इसी से हमारा जो ये वाला एंगल गामा है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो एंगल बना रहा है एक्स और वाई जेड से, इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन एंगल, और इसमें अगर हम कॉस लगा दें तो इसको हम बोल देंगे डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, जो कोसाइन वैल्यू होगी इन एंगलों की उसको हम बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन अगर देखें तो कॉस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इसमें अगर आप देखेंगे तो कॉस अल्फा इक्वल टू एक्स बाई आर, कॉस बीटा इक्वल टू वाई बाई आर, और कॉस गामा इक्वल टू जेड बाई आर, ये तीनों हो गए। ठीक, अच्छा अभी डायरेक्शन कोसाइन को हम आगे पढ़ेंगे कहाँ, अगले चैप्टर में, लेकिन थोड़ा बहुत मैं और बता दूं, जो एक्स एक्सिस वाला है इसको एल बोलते हैं, इसको एम बोलते हैं, इसको एन बोलते हैं।
तो तीनों का जो सम होता है डायरेक्शन कोसाइन का वो हमेशा 1 होगा, ये बात कन्फर्म होती है। ठीक, तो ये इन्होंने दिया भी है। तो इसी के प्रपोर्शन में डायरेक्शन रेशियो डिफाइन करते हैं। अभी इस चैप्टर में कोई यूज़ नहीं है, आगे आएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो एक वेक्टर होता है, जैसे इसमें है जीरो वेक्टर, कुछ कुछ वेक्टर हैं इसमें जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर किसे कहेंगे बच्चों, जिसमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या करेंगे, कोइंसाइड कर देंगे, एक ही जगह पे हो जाएंगे, उसको हम बोलते हैं जीरो वेक्टर। नल वेक्टर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ठीक है, अब आप देखो ना, जो जीरो वेक्टर है इसको हम कोई एक डेफिनिट डायरेक्शन नहीं दे सकते। ठीक है, जैसे आप देखिए दो वेक्टरों को आप ऐड करिए, एक ए है और एक माइनस ए है, तो दोनों को आप ऐड करेंगे तो जीरो वेक्टर आया। अब वो तो अभी जीरो वेक्टर वाला वेक्टर है, वो स्केलर नहीं है वहाँ पे, समझ रहे हैं। तो आप यहाँ याद रखना कि जो जीरो वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड तो कितना होगा, मैग्नीट्यूड तो जीरो होगा, लेकिन जो डायरेक्शन है वो आर्बिट्रेरी होगी। डायरेक्शन क्या है, एनी डायरेक्शन लिख लो या आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है। ठीक है, क्लियर होगा यहाँ तक। आगे चलते हैं, जैसे है यूनिट वेक्टर, फिजिक्स में बहुत यूज होगा यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या है बच्चों, कि अगर हमको डायरेक्शन किसी की डिफाइन करनी है, जब मान लो कोई वेक्टर ए है, ठीक है, यूनिट वेक्टर का हमेशा जो मॉड है 1 आता है। तो अगर हमें किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को डिफाइन करना है तो हम वहाँ पे यूनिट वेक्टर लेते हैं, और कैसे निकालेंगे, हम उसके वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक, अब मैं ऑलरेडी वैसे बता चुका हूँ आपको, को इनिशियल को लीनियर। को इनिशियल वेक्टर ये होते हैं बच्चों जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो। को इनिशियल में हमारा इनिशियल पॉइंट सेम होगा। को लीनियर इसलिए होगा क्योंकि वो एक जो वेक्टर हैं वो क्या होंगे, पैरेलल टू सेम लाइन होंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का वो नहीं, उनका क्या होगा, दे आर पैरेलल टू सेम लाइन। और वहीं इक्वल वेक्टर की बात करें, इक्वल वेक्टर कब होंगे, जब उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होंगे। ठीक है, बात है नेगेटिव करने की वेक्टर, जैसे मान लो कोई वेक्टर ए ये है, आप इसको पलट दोगे तो ये माइनस ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे डिस्कस करते हैं थोड़ा और। अच्छा जी, चलो आगे शुरू करते हैं इसमें अगला जो पॉइंट है। अब है बच्चों, आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ग्राफिकली। ठीक है, देखो अगर आपसे कभी ना डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये आपका कोई वेक्टर है जैसे, ठीक है, जैसे कि इसमें क्वेश्चन ही है ना, तो इसमें जैसे आपसे कहेगा, जैसे पहला ही क्वेश्चन है, कह रहा है कि रिप्रेजेंट ग्राफिकली, एग्जांपल लेके चल रहा हूँ मैं, रिप्रेजेंट ग्राफिकली और डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर, जो उसका साइज हो क्या है 40 किलोमीटर, 30 वेस्ट ऑफ साउथ। अब एक बात आप ध्यान रखना, क्या लिखा है, वेस्ट ऑफ साउथ, तो साउथ से एंगल काउंट करना है। ठीक है, तो ये साउथ है, साउथ से 30 डिग्री, अब एग्जैक्ट तो आपने नापना नहीं है, तो 30 का एक अंदाज़ा बना दो, और इसकी यूनिट जो है वो 40 किलोमीटर है। समझ रहे, अगर मैं कह दूँ ईस्ट टू वेस्ट तो बीच में आ जाएगा, अगर टुवर्ड्स ईस्ट कह दूँ तो आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन जैसे इसमें कह रहा है कि 40 किलोमीटर, ठीक है, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो नॉर्थ से आपको एंगल लेना है, तो कहाँ पर होगा, इस साइड को होगा। ठीक है, और ये एंगल 30 डिग्री होगा। ठीक, समझ रहे होंगे, तो ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जहाँ पर भी आपको ऐसे ऑफ नॉर्थ लिखा है तो नॉर्थ से आप उसको मेजर करना, क्लियर। अच्छा, दूसरा कह रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर एज स्केलर एंड वेक्टर, तो आपको स्केलर और वेक्टर देखना है। देखो क्या लिखा है, 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड क्या है, टाइम है, और टाइम क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। अगला क्या है, 1000 सेंटीमीटर पर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, वॉल्यूम, सेंटीमीटर क्यूब लग गया तो वॉल्यूम। ठीक है, 3 डायमेंशन, तो वो क्या हो जाएगा, स्केलर। 10 न्यूटन, न्यूटन किसकी यूनिट होती है बच्चों, फोर्स की, फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। 30 किलोमीटर पर आवर, अब देखो 30 किलोमीटर पर आवर अगर नॉर्मली लिखा है तो ये स्पीड है। ठीक है, अगर लिखा होता 30 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ साउथ या कोई डायरेक्शन दी रहती तो वो वेलोसिटी हो जाती। तो अभी ये क्या है, अभी ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है। 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज द डेंसिटी, और डेंसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, 20 टूवर्ड्स नॉर्थ लिख दिया ना, तो डायरेक्शन दिया है तो वेक्टर क्वांटिटी है। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये है, कह रहा है इन फिगर 10.5 विच ऑफ द वेक्टर आर, अब ये एक क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा जो वेक्टर है वो क्या होगा, तो आपसे कह रहा है कोलिनियर वेक्टर बताओ। ठीक है, तो बच्चों कोलिनियर वेक्टर मैंने आपको बताया ऐसे वेक्टर, ठीक है ध्यान दीजिए, ऐसे वेक्टर जो एक दूसरे के पैरेलल हों,
ठीक है, और डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। देखो ए और सी तो दिख रहा है, ठीक है, ए और सी दिख रहा है, अगर डी को भी आप पलटें तो डी भी हो जाएगा। तो कोलिनियर वेक्टर क्या हो जाएंगे, ए सी डी, क्योंकि जो कोलिनियर की डेफिनेशन है ना वो क्या है, देखो टू एंड मोर वेक्टर सेट टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू सेम लाइन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ए सी डी इसमें इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। इक्वल वेक्टर की कंडीशन है कि दोनों का जो डायरेक्शन है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए पहली बात, और इक्वल भी होनी चाहिए। तो ए और सी क्या हो जाएंगे हमारे इक्वल वेक्टर। कोइनिशियल का मतलब है कि जो एक जगह से निकल रहे हैं। देखो ये तो नहीं निकल रहा है ना, एक जगह से निकलने का मतलब ये है जैसे ये 1 2, मतलब उनका जो टेल है वो एक जगह पे आनी चाहिए, ठीक है। वेक्टर में इसको हेड कहते हैं, इसको टेल कहते हैं। तो यहाँ पर देखो बी सी डी जो है हमारे वो हमारे कोइनिशियल वेक्टर है, ठीक। चलते हैं आगे। तो 10.1 मैंने पहला क्वेश्चन आपको बता दिया। सेकंड आप देखिए 10 kg क्या है, मास। kg से आपको यूनिट से पता लग जाएगा। तो बच्चों जो मास है, मास क्या होता है, स्केलर होता है, ठीक है। अगला क्या कह रहा, 2 मीटर नॉर्थ ईस्ट, डायरेक्शन दे दी है 2 मीटर नॉर्थ ईस्ट, मतलब ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। 40 डिग्री, आप देखो 40 डिग्री है, एंगल के केस में वैसे तो एंगल कैसे नापते हैं, एंगल आप देखें तो ऐसे नापते हैं, जैसे कोई एक्सिस है, मान लो एक्स एक्सिस है, और ये हमारा कोई एंगल है, तो हम एंगल तो ऐसे नापते हैं। अब आप सोचेंगे भैया एंगल जो है हमारा वो तो एंटी क्लॉकवाइज नापा जाता है, तो ये तो हमारा क्या होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए। लेकिन एंगल एकमात्र ऐसी क्वांटिटी है बच्चों जिसकी यूनिट हमारी होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है, और ये स्केलर होता है, ठीक है। तो एंगल हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 डिग्री स्केलर हो जाएगा। अच्छा जी, 40 वॉट, और वॉट क्या है, पावर है, और पावर क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। क्लियर है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड आ रहा है ना। अच्छा, 10⁻⁹ कूलम क्या है, चार्ज की यूनिट है, और यहाँ पे 10⁻⁻19 कूलम जो है चार्ज दिखा रहा है, कोई डायरेक्शन तो है नहीं इसमें, अगर डायरेक्शन होती तो ऐसे ही लिखा रहता है, तो ये भी नहीं होगा। 20 मीटर पर सेकेंड, अब देखो मीटर पर सेकेंड लिखा है ना, ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी फिजिक्स आनी चाहिए यहाँ पे। एक्सेलरेशन की क्या होती है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको एक थोड़ा सा माइंड सेट बताऊँ ना, अगर आपने फिजिक्स में थोड़े ढीले भी हो, तो देखो हमारी डिस्टेंस होती है ना, डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अगर मैं डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दूं तो मेरी निकलती है स्पीड, ठीक है। तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। अच्छा, अगर मैं स्पीड को टाइम से डिवाइड कर दूं, स्पीड को, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट है हमारा, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दूं तो ये हमारा क्या बन जाता है, वेलोसिटी बन जाता है, ठीक। तो ये हमारा क्या होगा, वेक्टर हो जाएगा अगेन, ठीक है। और अगर हम वेलोसिटी को, इसका तो आगे नहीं पढ़ोगे आप, जैसे वेलोसिटी को टाइम से, चेंज इन वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, और एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, वेक्टर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अगला कह रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। आपको क्लासीफाई करना है कि स्केलर कौन सा होगा, वेक्टर कौन सा होगा। अब सिंपल सा है, इसको आप कर सकते हो। देखो टाइम पीरियड, टाइम ही तो है ना, अगर टाइम पीरियड लिख दिया आपसे तो एक तरह से टाइम ही हो, तो टाइम क्या है, स्केलर है। दूसरा कह रहा है डिस्टेंस भी आपका स्केलर ही होगा। तीसरा कह रहा है फोर्स भी आपका वेक्टर होगा, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा ना ये फोर्स। अच्छा, वेलोसिटी अभी बात की थी मैंने, वेक्टर होगा। वर्क डन हमारा स्केलर होता है। क्लियर है। अभी आप आगे जब आगे कर लोगे ना, ये आप समझ जाओगे। आगे कह रहा है कि इन दिस फिगर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। अच्छा, इसमें हमें देखना है कि कौन कौन से सही हैं। कोइनिशियल का मतलब है एक जगह से निकले। देखो ए और डी कोइनिशियल है, देखो ये भी यहाँ से निकला है, ये भी यहाँ से निकला है। दूसरा देखें, ये तो नहीं है क्योंकि इसकी ये सर यहाँ आ रहा है, इसका टेल यहाँ है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो हमारा जो बच्चों इसमें ए और डी है वो कोइनिशियल है। इक्वल वेक्टर वो होंगे जो सेम लाइन पे होंगे। देखो ये और ये इक्वल हैं, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, मतलब दोनों का जो ये एरो है, जो तीर है वो एक ही जगह को होना चाहिए। तो तीर दोनों का एक ही जगह को है, तो बी और डी हो गया। और ये नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि इसका तीर इधर को है, इसका तीर इधर को है। तीर मतलब हेड दोनों की एक तरफ को होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, ठीक।
और स्क्वायर कह रहा है ना, इसलिए ये मैग्नीट्यूड सेम ही होंगे दोनों की, इसने स्क्वायर कहा है। कोलिनियर बट नॉट इक्वल, तो कोलिनियर कौन हो जाएंगे, ए एंड सी, ये इक्वल नहीं है क्योंकि ये इधर को है, ये इधर को है, ये एक दूसरे के अपोजिट है, नेगेटिव है। अगर ये 15 होगा तो ये -15 होगा, लेकिन ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। आंसर दो फॉलोइंग एज टू, देखो ए एंड -a आर कोलिनियर, तो बच्चों जो ए और -a है वो कोलिनियर, अभी तो हमने कहा था कि कोलिनियर में मैग्नीट्यूड नहीं देखा जाता, कोलिनियर में देखा जाता है कि पैरेलल है या नहीं है, माइनस हो जाए प्लस हो जाए चलेगा, तो ए और -a कोलिनियर हो गया। आगे कह रहा है टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैं पहले ही कह रहा हूँ मैग्नीट्यूड नहीं देखा जाता है। देखो ना यहाँ पर एग्जांपल है तो सही, दोनों कोलिनियर हैं, दोनों पैरेलल हैं, लेकिन ए और सी का जो मैग्नीट्यूड है वो अपोजिट है। तो कोलिनियर की डेफिनेशन ही यही है कि टू वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। अच्छा, टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, ये सब गलत है, पहला वाला आपका ट्रू हो गया, ठीक है, दूसरा भी फॉल्स है, फिर ये तीसरा भी फॉल्स है, और चौथा भी टू वेक्टर सेम, ये भी वही है, तो पहला सही है इसका। तो ये पहली एक्सरसाइज थी। अब अगेन दूसरी एक्सरसाइज मैं आपसे दोबारा कहूँगा, मैंने बहुत डिटेल में वेक्टर वहाँ बता रखा है, एडिशन कैसे करते हैं। देखो अब ट्रायंगल लॉ में चलते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत बेसिक में यहाँ भी बताऊँगा क्योंकि मुझे क्वेश्चन कराने हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि मैं आपको उड़ाते हुए चलूँ, ठीक है, लेकिन करते हैं कुछ क्वेश्चन। तो पहला इसमें देखो आप एडिशन ऑफ वेक्टर है ना, एडिशन ऑफ वेक्टर में क्या है, जैसे कोई वेक्टर ये है, हम जब वेक्टर ऐड करते हैं तो टी एच पैटर्न को फॉलो करते हैं बच्चों। कैसे, ये टेल है, ये हेड है, तो अब अगला वेक्टर जो ऐड करोगे ना आप, वो ऐसे ऐड करोगे, ये टी ये हेड ऐसे, तो जो इसका रिजल्टेंट होगा, और ये तो हमारे वेक्टर ऐड ऐसे होते हैं, तो अगर जब हम रिजल्टेंट ऐड करते हैं किसी दो वेक्टर का, तो हमें क्या करना पड़ता है, जो इनिशियल वेक्टर है हमारा, इनिशियल वेक्टर उसका हमें टेल पकड़ना पड़ता है, और फाइनल वेक्टर का हेड, उससे हम रिजल्टेंट का टेल और हेड जोड़ देते हैं। तो इसमें जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे हो जाएगा, देखो ये इनिशियल वेक्टर का टेल, फाइनल का हेड, तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा। अगर ये वेक्टर ए है, ये बी है, तो ये ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम वेक्टर ऐड करते हैं। अगर सपोज मानो कि ये वेक्टर ए है, ठीक है, आपने ये वेक्टर ऐसे जोड़ दिया, तो अगर ये रिजल्टेंट है तो आप यहाँ पे आर इक्वल टू ए प्लस बी नहीं कहोगे, समझ रहे। अगर ये वेक्टर ए है और ये वाला बी है, ऐसे नीचे को आया है, क्योंकि मैंने आपको बताया वेक्टर कैसे जुड़ते हैं, टी एच टी एच टी एच टी एच। अब देखो टी एच, लेकिन ये एच टी हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे के बजाय ऐसे पलटना पड़ेगा, ठीक है। वेक्टर में पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है, तो पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो अब इसका जो वैल्यू हो जाएगी, जो बी की है वो माइनस बी हो जाएगी, जैसे आप एरो को चेंज करोगे तो माइनस बी में चले जाएगा, तो ए प्लस माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस पैटर्न को याद करिए, चाहे आप जोड़ रहे हैं चाहे आप घटा रहे हैं, और ये इनिशियल जो हमारा रिजल्टेंट है, इनिशियल से फाइनल आपका ऐड होता है, यही हमारा ट्रायंगल लॉ है। डिटेल में अगर आपको देखना है तो आप वेक्टर अलजेब्रा में जाइए, वहाँ डिटेल में इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, सीधे मैं क्वेश्चन में जा रहा हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल चलो एग्जाम्पल क्वेश्चन से हो जाएंगे, आप एग्जाम्पल को ट्राई करना। तो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बच्चों की, जो ए है वो है आई प्लस जे प्लस के, और जो बी है वो है 2i माइनस 7j ये, और सी ये है। तो कह रहा है कि कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। मैं एक पार्ट करा देता हूँ, एक थर्ड वाला करा देता हूँ, रूट में है ना। तो देखो 10.2 में चले गए हम इतनी जल्दी, और पहला पार्ट हमारा जो है वो ये है कि आपको एक वेक्टर दिया है। अच्छा मान लो कोई एक वेक्टर दिया है आपको ए, क्या दिया है, पी आई माइनस क्यू जे प्लस सी प्लस आर के। तो आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, रूट लगाओ, रूट लगाने के बाद आप स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर, देखो ये माइनस क्यू है ना, माइनस क्यू का स्क्वायर करना पड़ेगा, यहाँ ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको कंसेप्ट पूरा आना चाहिए। कहने का मतलब ये है ना, जैसे आप किसी दो वेक्टरों का स्क्वायर करते हैं, जैसे आर इक्वल टू क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, तो आप क्या कहते हैं कि आर का मॉड जो होगा वो होगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये तो होगा। लेकिन अब आप यहाँ देखिए, अगर कोई माइनस हो जाता तो इसको फिर अंदर भेज देते हैं ऐसे माइनस, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन आप ध्यान रखना। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन है उसका सी पार्ट है 1/√3 1/√3 -1/√3।
तो हमारा जो सी है वो है, सी वाला पार्ट कर रहा हूँ पहले दो आपके लिए। तो ऐसे आप किसी का भी मॉड निकाल सकते हैं। ये आ गया। तो जैसे आपको सी मॉड निकालना होगा तो रूट लगाइए, सारे कोफिशिएंट का स्क्वायर कर लीजिए। तो इसका स्क्वायर प्लस इस वाले का स्क्वायर प्लस इस वाले का स्क्वायर। तो जैसे ही इनका सबका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो 3/3, तो 1, तो आंसर आ जाएगा 1। ईजी है ना, समझ गए होंगे। तो आपको जब भी किसी का रूट करना है ये मेथड अप्लाई करनी है। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 करा है, राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। अब देखो सेम मैग्नीट्यूड के लिए वेक्टर कैसे लेने पड़ेंगे, तो आएगा नहीं कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन। देखो ना, अगर आपको सेम मैग्नीट्यूड करना है, दूसरा क्वेश्चन देखो, ए इक्वल टू अगर आप लिखते हो 1i प्लस 2j प्लस 3k। अब देखो जो आपको दूसरा वेक्टर लिखना पड़ेगा ना, उसमें 1 2 3 लेना पड़ेगा। बस ये करो कि जो 3k में है वो x में डाल दो। इसको मैं रिवर्स कर लेता हूँ, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, ये देखो ये डिफरेंट वेक्टर हो गए, इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, आप निकाल के देख सकते हो। अगला कह रहा है राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। ठीक है, तीसरा वाला वेक्टर कह रहा है कि दो वेक्टर ऐसे लिखो जिनके सेम डायरेक्शन हो। आप देखो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, जिनका जो डायरेक्शन कोसाइन हो वो सेम है। ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड तो आप निकाल लोगे। जैसे तीसरा क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन का मतलब होता है, सेम डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई एक एक्स है, नहीं सॉरी, सेम डायरेक्शन का मतलब होता है सेम डायरेक्शन कोसाइन। उन दो वेक्टरों का डायरेक्शन कोसाइन क्या हो, सेम डायरेक्शन कोसाइन हो। और डायरेक्शन कोसाइन के बारे में मैंने आपको बताया कि एक्स एक्सिस से एंगल अगर अल्फ़ा है तो कॉस अल्फ़ा होता है x/r, कॉस बीटा होता है y/r, कॉस गामा होता है z/r। इसी को हम l बोलते हैं, इसी को हम m बोलते हैं, इसी को हम n बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ऐसे दो वेक्टर लिखने हैं तो सिंपल सी बात है, ऐसे जब वेक्टर लिखने को आ जाएं तो आप कैसे करिए, देखो a को अगर आप i प्लस जे प्लस के लिखते हैं तो अगले को ना डबल कर लीजिए, डबल ट्रिपल आपकी मर्जी। जैसे मैं डबल कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ एक्सचेंज नहीं चलेगा, डबल कर लिया हमने। अब यहाँ देखिए जो r है ना, r जो है हमारे इस वेक्टर का मॉड है। जब आप इसको करेंगे तो ये मॉडुलस है। तो आप सबसे पहले क्या करिए, इसका मॉड निकाल लो। तो मॉड कितना आ जाएगा, √3। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो तो b का मॉड कितना आ जाएगा, b का मॉड आ जाएगा 2 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और इसका 9 हो जाएगा, 2 4 8, सॉरी 8 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे आपको l लिखना है ना, तो x एक्सिस का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1/√3। ठीक है, a मतलब यहाँ पे जो r लिख रहा हूँ ना मैं, वो a है। ठीक है, अच्छा m का क्या हो जाएगा, m कितना है हमारा, अगेन 1/√3, और n 1/√3, ये हो गया। ठीक, सिमिलरली इसको करें तो l इक्वल टू L1 कर लो, इसको L1 इक्वल टू 2/√8 हो जाएगा, x एक्सिस से डिवाइड। m निकालें अगर तो 2/√8 हो जाएगा, n निकालें अगर 2/√8 हो जाएगा। अब ध्यान से दें आप, √8 क्या होता है, 2√2, तो 2 ऊपर है, 2√2 नीचे हो गया, तो 2 से 2 कट गया, तो इसका भी √2 ऐसे ही, इसका भी √2 ऐसे ही। तो डायरेक्शन कोसाइन में अगर आता है तो आप डबल कर दीजिए, ट्रिपल कर दीजिए, सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्शन कोसाइन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे आप क्या कंक्लूड निकाले, अगर एक वेक्टर है कोई, अगर उसमें हम सेम नंबर से इंटू कर दें तो डायरेक्शन कोसाइन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y सो दैट दे आर इक्वल। देखो वेक्टर इक्वल है उसके लिए दो कंडीशन होनी चाहिए, इधर उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, तो दोनों इक्वल है कह रहा है तो डायरेक्शन सेम होगी, और दूसरा क्या है, उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम। अब यहाँ पर दो अननोन वेरिएबल है। ठीक है, तो दो, अगर आप यहाँ पर मैग्नीट्यूड की कंडीशन लगाते हैं ना बच्चों, यहाँ पर अगर आप मैग्नीट्यूड की कंडीशन लगाते हैं तो आपका क्या है, x² प्लस y², और इधर आ जाएगा 4 और 9, 13, √13 में आ जाएगा। तो आप ये भी देखें, अगर दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। तो x का क्या हो जाएगा 2, y का क्या हो जाएगा 3। समझ रहे हैं, पहले तो आप लगाओगे कि अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा तो वहाँ तो क्या आ जाएगी इक्वेशन, इसका निकालोगे √x² प्लस y², इसका निकालेंगे तो 4 + 9 कितना होगा, 13 हो गया। तो x² प्लस y² इक्वल टू 13, ये तो सॉल्व भी नहीं हो पाएगा ना, तो इसलिए
करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल, तो x की वैल्यू होगी i वाला और y की हो जाएगी j वाला, तो x 2 y 3। ठीक है, क्वेश्चन 5 करने से पहले आप देखिए, क्वेश्चन 5 करने से अब मान लो कोई तुम्हारे पास x1 y1 है और ये x2 y2 है, 2 पॉइंट दिए हैं आपको और आपको एक वेक्टर लिखना है बच्चों। जैसे कि ये a है, ये b है, आपको इसका ए बी वेक्टर लिखना है, तो आप क्या करेंगे b माइनस ए। ठीक है, तो इसको पहले वेक्टर फॉर्म में बदल लो, x2y प्लस y2j। ठीक है, x एक्सिस में हमेशा आया आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, और y में j आएगा, z में क्या आएगा, तो इसको जब आप माइनस करेंगे तो हो जाएगा x2i प्लस y2j माइनस x1i प्लस y1j। तो x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j। तो बच्चों ये हमारा वेक्टर बन गया ए बी। ठीक है, ये तो हमारा वेक्टर है। अगर आपसे पूछेगा कि स्केलर कंपोनेंट बताओ, इनको इंडिविजुअली हम क्या बोलते हैं, स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ये और ये। ठीक, तो अगला क्वेश्चन भी वही है, देखो इनिशियल पॉइंट 2 1 है और फाइनल टर्मिनल पॉइंट -5 7 है, तो आप इससे x1 y1 x2 y2 माइनस करके देखिए, आंसर आ जाएगा। ठीक, अच्छा ग्राफिकली आपने देखा कि हम वेक्टर को टी एच पैटर्न में जोड़ते हैं और रिजल्टेंट को इनिशियल का टेल, रिजल्टेंट का टेल, फाइनल का हेड, रिजल्टेंट का हेड से जोड़ देते हैं। लेकिन इसको आप कर लेना। क्वेश्चन 6 है फाइंड द सम ऑफ वेक्टर। अब जब आपको सम आएगा ना, जैसे 3 वेक्टर दिए हैं तो आपको क्या करना है, आई का आई के साथ जोड़ दो, जे का जे के साथ जोड़ दो, के का के के साथ। ठीक है, अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, आई हमें ए दिया है आई माइनस 2j प्लस के, बी दिया है हमें -2i प्लस 4j प्लस 5k, और सी दिया है बच्चों हमें i माइनस 6j माइनस 7k। तो जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे, देखो k का k से, देखो माइनस है, माइनस प्लस माइनस, 7 में से 5 घटाओगे 2, ठीक है, माइनस का आएगा, और जैसे ही यहाँ जाओगे तो फिर एक और कम हो जाएगा माइनस के। आप एक लाइन में भी घटा सकते हैं। अच्छा ये 6 है, 6 में से अगर आप 2 जोड़ दोगे 8, 8 में से 4 घटाओगे तो माइनस के 4, क्योंकि माइनस का साइन आएगा। अच्छा आई 2i और 2i ये हो जाएगा 0i। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको जोड़ने को आ जाए, कभी भी घटाने को आ जाए वेक्टर को, तो याद रखना आई में से आई घटाना है, जे में से जे घटाना है। क्लियर है, आगे चलें, चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है उससे करने से पहले आप समझिए, अगर आपके पास कोई एक वेक्टर ए है, ए क्या है, a1i प्लस b1j प्लस c1k। ठीक है, आपसे कहा गया कि चेक करो, चेक ए इज़, ठीक है, क्या कहा, चेक ए इज़ यूनिट वेक्टर। आपसे ये कहा गया कि आपको चेक करना है क्या ए यूनिट वेक्टर है, तो आप क्या करिए, मॉड निकालिए, 1 आना चाहिए, 1 आता है तो है, नहीं तो नहीं है, पहली बात। दूसरी बात आपसे आ सकता है कि फाइंड यूनिट वेक्टर, तो जैसे ही आपको यूनिट वेक्टर की बात करेगा, इसका मतलब है ए कैप इक्वल टू, आपने क्या करना है, उस वेक्टर को डिवाइड कर देना उसके मॉडुलस से। ठीक है, और यूनिट वेक्टर जनरली किस काम आता है बच्चों, यूनिट वेक्टर जनरली आता है आपका डायरेक्शन दिखाने के लिए। ठीक, अच्छा जी, अगर आपसे कभी ये आता है इसी में यूनिट वेक्टर में 2 वेक्टर दिए हैं, आपसे कहेगा, सॉरी, कि अगर ये आ गया कि फाइंड अ वेक्टर, ठीक है, फाइंड अ वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए कोई वेक्टर दे दिया, ठीक है, दैट हैज़ मैग्नीट्यूड कुछ दे दिया, जैसे कि p यूनिट दे दिया। ठीक, तो आपसे कह दिया कि एक वेक्टर बताओ जो इसकी डायरेक्शन में हो, तो डायरेक्शन की बात आ गई है ना, तो आप सबसे पहले ये निकालोगे, देखो हमें निकालना क्या होगा, p यूनिट है, मतलब एक ऐसा वेक्टर है जो इसकी डायरेक्शन में, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, p है, तो हमें जनरली क्या निकालना होता है, पी ए कैप। तो पी ए कैप का मतलब होता है पी ए ओवर मॉड ए, समझ गए। तो जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे ना कि फाइंड अ वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए दैट हैज मैग्नीट्यूड p यूनिट, तो आप क्या समझे, इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड
क्योंकि वो डायरेक्शन कौन बताएगा, यूनिट वेक्टर बताएगा, और कितना उसका मैग्नीट्यूड है उतने का इंटू कर देना है, ठीक है ना। और ऐसे आपसे बहुत आ सकते हैं कि जैसे कोई दो वेक्टर दे देंगे, अगर आपसे कभी एक वेक्टर ए दे देंगे एक बी दे देंगे, कह देंगे फाइंड यूनिट वेक्टर, तो आपको क्या करना है, इसका सम निकाल लो ए प्लस बी, ठीक है। तो जैसे आप सम निकालोगे, अच्छा वेक्टर को ना ऐसे एरो लगाते हैं, ये मैं लगा नहीं रहा हूँ, आप ध्यान रखना इस बात का। तो जैसे ये दो वेक्टर दे देंगे, ये गिवन हो जाएगा ये और ये, तो इन दोनों का अगर हमने सम किया तो क्या आ जाएगा ए प्लस बी। तो आप देखिए आपसे कह दिया यूनिट वेक्टर निकालो, तो आपको इस सी का निकालना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अच्छा कभी ऐसा भी हो सकता है आपसे कह दिया कि लास्ट केस है इसका कि फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, दो वेक्टरों पे परपेंडिकुलर हो ऐसा यूनिट वेक्टर निकालो। इसकी थ्योरी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी मैं बस फॉर्मूला बता रहा हूँ, ए क्रॉस बी, ठीक है, और ए क्रॉस बी का मॉड निकालना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मल ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी का मॉड है, ठीक है। कैसे है आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अभी जो हमारा क्वेश्चन है वो है ये वाला, और क्वेश्चन कह रहा है फाइंड यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ये, तो ये एक वेक्टर दिया है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो क्वेश्चन 7 है जो हमारा वो क्या है, ए दिया है आपको i प्लस जे प्लस 2 के, आपसे कहा कि इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, आपने मॉड ए निकाला, ठीक है। मॉड ए कितना हो जाएगा, रूट एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, तो चार दो छः हो गया। तो वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, ए कैब इक्वल टू ए बार का ओवर रूट 6, और ए बार की वैल्यू रखो i प्लस जे प्लस 2 के ओवर रूट 6, ये आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 कह रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ पी की, देखो आ गया। अब इससे आप पहले वेक्टर बनाओ फिर उसका यूनिट वेक्टर निकालो, समझ रहे ना, इससे वेक्टर बनाना भी सिखा दिया आपको और यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हो। फॉर ए गिवन वेक्टर ए दिया है बी दिया है, कह रहा है कि फाइंड यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी, अभी भी बात करी थी मैंने, आप पहले इसको जोड़िए, ठीक है, फिर उसके बाद जो वेक्टर आएगा उसको आप मॉड निकाल के डिवाइड कर लीजिए, ये भी होमवर्क है आपका। अगला क्वेश्चन, चलिए ये तो सब मेरे वही आ रहे हैं जो मैंने आपको बताया। फाइंड अ वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इतना हैज मैग्नीट्यूड इतना, मतलब ये जो वेक्टर है हमारा ये ए वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड ये पी यूनिट है। तो आपको अभी बताया था मैंने कि फाइंड अ वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए दैट हैज मैग्नीट्यूड पी, तो आपको क्या करना है, पी टाइम ए यूनिट वेक्टर, तो आप इसका यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए, उसको पी से इंटू कर दीजिए, ठीक है। अगला कह रहा है सो दैट द वेक्टर ये और ये आर कोलिनियर, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 11 में चल रहा हूँ, आई होप आप 8, 9, 10 कर लेंगे, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन बार बार मैं नहीं कराऊंगा आपको, आप करिए, नहीं आएगा तो आप कमेंट जरूर करिए, मैं अगले ही दिन आपको उसका सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूँगा। तो आपसे कह रहा है कि 2i माइनस 3j प्लस 4k, ये और ये वेक्टर हमारे मान लो वेक्टर p है और दूसरा वेक्टर q है, 4i प्लस 6j माइनस 8k कोलिनियर है। देखो बच्चों ये दोनों पैरेलल है, जब भी कोई वेक्टर एक दूसरे के कोलिनियर वेक्टर होते हैं, मतलब p एंड q आर कोलिनियर वेक्टर, ठीक है, कोलिनियर वेक्टर, अगर p और q कोलिनियर वेक्टर हैं तो आप ये समझ सकते हैं p बाई q के जो कंपोनेंट का रेशियो है वो कांस्टेंट आएगा, या आप बोल सकते हैं जब दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं तो वो पैरेलल होंगे, p एंड q आर पैरेलल टू ईच अदर, और जब ये पैरेलल होते हैं तो हम इसको एक स्केलर के टर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, कुछ भी एक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए ये p है ये q है, अगर इसमें से मैं -2 बाहर निकाल दूँ, 2i माइनस 3j प्लस 4k, तो यहाँ से देखिए -2p बन रहा है, मतलब जो q है हम उसको -2p के टर्म में लिख पा रहे हैं। तो यही तो इसकी डेफिनेशन है कि अगर कोई दो वेक्टर कोलिनियर वेक्टर हैं, आप वो दोनों पैरेलल होंगे, और पैरेलल वेक्टर को आप स्केलर मल्टीपल ऑफ ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो हमने ये लिख लिया तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। अभी अगर 3 वेक्टर होंगे उसके लिए अलग कहानी हम आगे लगाएंगे, या आप ऐसा कर लीजिए, इनका कंपोनेंट का डिवाइड कर लीजिए, एक सेम आएगा, आई का आई से करना, ये 2 है ये 4 है, ये -3 है ये 6 है, ये 4 है ये 8 है, तो यहाँ देखेंगे आप तो -1/2 आ रहा है। तो जब भी दो पैरेलल वेक्टर होते हैं बच्चों तो उनके इन कोफिशिएंट का, x का x से, y का y से, z का z से, कोफिशिएंट का जो रेशियो आएगा वो सेम आता है, ठीक है।
फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, आपको इसका मॉड निकालना है और डिवाइड कर देना है, समझ रहे हैं। जैसे आई जे के है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 12 है, तो 12 में आपको कोई भी वेक्टर दिया है, जैसे कि ए दिया है आई प्लस 2j+3k, तो आप क्या करिए मॉड ए निकाल लीजिए। तो मॉड कितना हो जाएगा, 3 का 9, 9 4 13 और 1 14 हो जाएगा। तो एल क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का एक्स एक्सिस से एंगल, तो कितना हो जाएगा, आई का कोफिशिएंट 1/√14, 2/√14 वाई से एंगल और जेड से एंगल और 3/√14, ठीक है। और जब भी आप एग्जाम में से निकालें ना, इनको प्रूव भी कर सकते हैं। तीनों डायरेक्शन कोसाइन का जो हमारा सम हो, स्क्वायर का सम होगा, वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये, 12 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो ये हमारी डायरेक्शन कोसाइन हो गई। अच्छा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ, ये देखो आप 2 पॉइंट दे दिए हैं, आपको 2 पॉइंट से क्या बनाना पड़ेगा, वेक्टर बनाना पड़ेगा। ए टू बी मतलब ए बी निकालना है, तो ए बी मतलब बी माइनस ए कर लीजिए। एक बार जैसे ही वेक्टर आएगा, अभी मैंने निकाल के बताया कि मॉड से डिवाइड करना है और कोफिशिएंट को अलग अलग करना है, एक एल होगा, एक एम होगा, एक एन होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो दैट वेक्टर आई जे के इज इक्वली इंक्लाइन टू एक्सिस, इसका मतलब है देखो आपको डायरेक्शन बता रहा है कि इक्वली इंक्लाइन है। अगर कोई दो वेक्टर इक्वली इंक्लाइन होंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उनके जो डायरेक्शन कोसाइन है एल एम एन वो सेम होंगे, ठीक है। तो देखिए आपको वेक्टर दिया है आई प्लस जे प्लस के, पहले तो आप वेक्टर का वो निकाल लीजिए। तो कॉस, पहले आप मॉड निकाल लीजिए, तो मॉड हो जाएगा √1 + 1 + 1 तो √3, ठीक है। तो एल की वैल्यू हो जाएगी 1/√3, एम की वैल्यू हो जाएगी 1/√3, एन की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। 1 कहाँ से आ रहा है, कोफिशिएंट सबका 1 है और डिवाइड कर देना है √3 से, ठीक है। अच्छा जी, क्योंकि हमारा क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट ऊपर वेक्टर का मॉड, वाई का कोफिशिएंट ऊपर वेक्टर का मॉड, जेड का कोफिशिएंट ऊपर वेक्टर का मॉड, ठीक है। ये हमारी एल एम एन की वैल्यू होती है। तो हमारा ये प्रूफ हो गया, एलिमेंट तो सेम आए। जब तीनों सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, इनके जो डायरेक्शन कोसाइन है वो क्या है, वो इक्वल है। अच्छा, एक मेथड और है इसको करने का, देखो हमने ये पढ़ा था L² + M² + N² = 1। अगर तीनों इक्वल होंगे बच्चों तो एक ही वैल्यू रख लो, L ही रख लो इसमें, =1, तो L हो जाएगा 3L² = 1, तो L² = 1/3, तो L = ±1/3, ठीक है, समझ गए। तो डायरेक्शन कोसाइन का एल ही आ रहा है तो एम एन भी वही आ जाएगा, ठीक है। ये करोगे ज़्यादा सही है। एल इक्वल टू हम कॉस अल्फा भी लिख देते हैं, वाई इक्वल टू हम कॉस बीटा भी लिख देते हैं, सॉरी एम इक्वल टू हम कॉस बीटा भी लिख देते हैं, एन इक्वल टू कॉस गामा भी लिख देते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ, एक्स कंपोनेंट लेना है और उस वेक्टर जो भी वेक्टर दिया है उसका मॉड लेना है, वाई कंपोनेंट लेना है, जो भी वेक्टर दिया है उसका मॉड लेना है, जेड कंपोनेंट लेना है, उस जो भी वेक्टर दिया है उसका मॉड लेना है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये शायद कौन सा था, 14 नंबर का, ठीक है। 13 आपके लिए होमवर्क है, 2 पॉइंट दिए थे, वेक्टर निकाल सकते हो। सारे क्वेश्चन मेरे से देख के करोगे तो आप समझ नहीं पाओगे, थोड़ा सा आप खुद प्रैक्टिस करिए बच्चों। एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए, ये नहीं कि आप वीडियो से ही देख रहे हो, समझ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 में क्वेश्चन क्या कह रहा कि आपको दो वेक्टर दिए हैं पी और क्यू, और कह रहा है कि इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं तो रेशियो निकालो, ठीक है। तो अब देखो, पहले तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए। जब दो वेक्टर हैं हमारे पास, कोई वेक्टर P एंड Q है, ठीक है, इनको हमने इन रेशियो M/N में डिवाइड किया, और यहाँ से दो फॉर्मूले बनेंगे। अगर इंटरनली हम इसको डिवाइड करते हैं तो इंटरनली का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है MB + NA अपॉन MB + N। और अगर एक्सटर्नली की बात आती है तो इसका मतलब हो गया माइनस, इसमें माइनस यूज होता है। ये फॉर्मूले हैं, ये तो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बी और ए क्या है, बी और ए हमारे वेक्टर हैं, क्लियर है। और पी और क्यू क्या है, पॉइंट है, मतलब ऐसे है ना, ये पॉइंट, ठीक है। ये हमने M/N में बांट दिया है, तो ये P है और ये Q है, ठीक है। और यहाँ का वेक्टर A है और यहाँ का P है।
तो जैसे क्वेश्चन में देखेंगे आप, आपको i प्लस 2j माइनस के दिया है और माइनस आई प्लस जे प्लस के दिया है, ठीक है। तो आप इसका वेक्टर बना लें, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है। तो अब इसमें आपसे कह रहा है कि 2:1 आपको m/n दिया है और वेक्टर भी दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वेक्टर दिया रहेगा, क्लास 10th में क्या होता था, पॉइंट ही दिए रहते थे। तो आप कैसे करेंगे, मैं एक करा देता हूँ आपको, जैसे मैं आपको कराता हूँ इंटरनली। तो आपको एक वेक्टर दिया है i प्लस 2j प्लस नहीं माइनस के, और बी वेक्टर दिया है i प्लस माइनस आई प्लस जे प्लस के। m/n दिया है आपको 2:1। बस वैल्यू तो पुट करनी है, m की वैल्यू रखो 2, ठीक है। एक ही बार लगाना पड़ेगा, जैसे वहाँ एक्स वाई के लिए 2 बार लगाते थे, यहाँ एक ही बार लगाना पड़ेगा, एक बार में आंसर आ जाएगा। तो i प्लस जे, क्योंकि सारे तीनों कंपोनेंट निकल रहे हैं ना एक बार में, प्लस 1, और ये हो जाएगा a की वैल्यू i प्लस 2j माइनस 1, और नीचे कर दो m प्लस n, 2 और 1 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस आई हो जाएगा, -2 में से 1 घटाओगे माइनस आई, प्लस 4j प्लस k/3। और इसका आप निकाल सकते हैं, सिंपली यही है, बस इसमें आप माइनस करेंगे बीच में, तो निकाल ही देते हैं। चलो, माइनस आई प्लस जे प्लस के माइनस आई प्लस 2j माइनस 1/3, सॉरी माइनस हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, तो ये तो इंटरनली का है और ये एक्सटर्नली का है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस, तो ये ऐड हो जाएंगे, -3i प्लस 3k, जे वाला 0 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग इतना टू इतना। अच्छा, 2 वेक्टर दिए हैं आपको और आपसे करें कि पोजीशन वेक्टर बताओ मिड पॉइंट का। आप मुझे बताओ मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो जैसे कोई 2 पॉइंट हैं, मान लीजिए ये 16 वाला क्वेश्चन है, ये एक ए है, ये एक बी है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, इसके x2 y2 z2 है। अगर आपसे मिड पॉइंट कहूँ तो आप कहोगे सर x1/x2/2 क्लास 10th में हमने पढ़ा था और हमने टॉप भी मारा है वहाँ, z1/z2/2, ठीक है। ये तो होता था। तो बच्चों यहाँ पर क्या दिक्कत है आपको, देखो x1 को आई कैप ऐसे लिख दिया है, उनको वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया है, लिखा तो वही चीज़ है, इसको भी आपको वही लिख के दिया है, x2 y2 j कैप प्लस z2 k कैप। आप ये देखो, जैसे आपको पॉइंट क्या दिया है 2 3 4, और यहाँ दिया है 4 1 -2, मतलब वेक्टर दिया है 2i प्लस 3j प्लस 4k, और यहाँ पे क्या दिया है 4i, x की जगह 4, y वाले में सेकंड वाला y होता है हमेशा, j -2k। अब आपको यहाँ पर रख दो, देखो x1/x2, तो 2 में 4 जोड़ दो कितना आ जाएगा 6, तो 6i/2 ये हो जाएगा, प्लस 3 है, 3 में 1 जोड़ दो 4, तो 4i/2, 4 है, 4 में ये अगर करोगे तो माइनस हो जाएगा 2i/2, तो हो जाएगा 3 प्लस 2j, ठीक है, j है और ये k है, तो ये प्लस k। और यही तो आंसर पूछ रहा है, वो मिड पॉइंट पूछ रहा है। पोजीशन वेक्टर इसलिए दे दिया क्योंकि ये पॉइंट में आएगा ना, तो पॉइंट में आएगा तो फिर आप जैसे जैसे पोजीशन वेक्टर से ड्रॉ करोगे तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर के टर्म में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, सो दैट द पॉइंट ए बी सी ये दिए हैं, फॉर्म राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा जी, अच्छा राइट एंगल ट्राइंगल शो करते हैं, बचपन में आपको बताया गया होगा राइट एंगल तभी होंगे जब पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करेंगे। तो आप क्या करिए, एक राइट एंगल बना लीजिए, ये अगर ए होगा, ये अगर बी होगा, ए सी होगा, यहाँ की डिस्टेंस निकालो, यहाँ की डिस्टेंस निकालो, यहाँ की डिस्टेंस निकालो। आपको होगी डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, देखो 2 वेक्टर तो दिए हैं ना, 2 वेक्टर से एक वेक्टर बना लो और फिर उसका मॉड निकाल लो, मॉड ही तो यहाँ डिस्टेंस है, तो इससे मॉड मैग्नीट्यूड निकाल लो। मतलब यहाँ पर आपको b-a करके एक वेक्टर बना लो, c-b करके दूसरा वेक्टर बना लो और c-a करके तीसरा बना लो, इनका मॉड निकालो, इसका इसका और इसका, और पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस है बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का इक्वल आना चाहिए। तो आपको यहाँ माइनस और मॉड करना है, ठीक है। अच्छा अगला कह रहा है, इन अ ट्राइंगल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अब देखो ए बी, मैंने कहा वेक्टर कैसे जुड़ते हैं, टी एच ए बी बी सी, ये तो सही लगे हैं, तो रिजल्टेंट ए सी, तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या होगा, ए सी होगा, सी ए नहीं होगा, ए सी होगा, ठीक है, इक्वल टू ए सी होगा। जब वो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ए सी हो जाएगा,
तो माइनस को उसने पलट के क्या कर दिया है, सी ए कर दिया है, ठीक है। तो पहला वाला तो सही है, इसने माइनस ए सी, ये भी ठीक है। माइनस सी ए कभी नहीं हो सकता, ये गलत है इसमें, समझ रहे हैं ना। ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होना था, इस साइड ए सी होना था रिजल्टेंट में, लेकिन इस साइड ले आएंगे तो वो माइनस में आ जाएगा, तो ये तो सही है। और अगर आप वेक्टर को पलट देते हैं तो माइनस का प्लस हो जाता है, ये भी सही है, ठीक है। यहाँ इन्होंने माइनस करा तो ये वाला गलत है, क्योंकि सी ऐसे माइनस का थोड़ी होगा। अच्छा, ए एंड बी, सी गलत है इसमें, ए एंड बी आर टू कोलिनियर वेक्टर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो ये इसमें से पूछा है कि कौन सा करेक्ट होगा। मैंने अभी बताया था अगर दो वेक्टर कोलिनियर होंगे तो उसको हम एक को दूसरे के टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पहला वाला सही हो सकता है। और पहले वाले में अगर आप लेमडा की वैल्यू +1 रख दो या -1 रख दो, दोनों तो सही होंगे। अच्छा, सी क्या कह रहा है, द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए बी आर प्रोपोर्शनल, ये कह रहा है कि इनकरेक्ट बताओ, ये तो करेक्ट है ना, तभी तो वो इक्वल होंगे। अच्छा, बोथ ए एंड बी है सेम डायरेक्शन, बट नहीं, ये नहीं हो सकता, सेम डायरेक्शन होनी जरूरी नहीं है, समझ रहे। मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी है, लेकिन सेम डायरेक्शन होनी जरूरी नहीं है, तो इसका डी वाला इनकरेक्ट हो गया। तो ये बहुत जल्दी हमने एक्सरसाइज कर ली। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपको आप समझ गए होंगे कैसे निकालना है। इसमें आपको ये ए बी सी लिखा आपने, यहाँ से एक वेक्टर निकालना, बी माइनस ए से एक वेक्टर आ जाएगा, उसका मॉड निकाल लेना। सी माइनस बी से दूसरा वेक्टर आ जाएगा, उसका मॉड निकाल लेना। सी माइनस ए में से तीसरा वेक्टर आ जाएगा, उसका मॉड निकाल लेना, और पाइथागोरस अप्लाई कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। थैंक यू।